और देखिए कुछ अहम और बड़ी तस्वीरें मिल रही हैं इस वक्त। लंपी स्किन डिजीज, इसका कहर किसी से छिपा नहीं है और ऐसे में प्रदेश में जो हालात हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर करके अपनी तरफ से छपा सकते हैं। विभाग छपाएगा, मैंने देखा छपाने के बाद भी बढ़ते नहीं है, पैम्पलेट पड़े रहते हैं। ये जनरली लोगों की शिकायत रहती है। खुद छपाएंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट क्लियर होता है कि खुद ने छपाया है तो फिर वो बटेगा भी ढंग से बटेगा। दो फायदे हो गए, खुद छपाए, लोगों लगेगा कि ऐसे वक्त में हमारे जनप्रतिनिधि साहब, सरपंच साहब या जो भी हैं वो चिंतित है और पैम्पलेट छपा के बांट रहे हैं, घर घर के अंदर बांट रहे हैं। और इसका ये बीमारी रोकने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग कोई तरीके से भी होर्डिंग लगाने की बात है। डीपीआर से मैं कहना चाहूँगा कुछ होर्डिंग लगवाएं गाँवों के अंदर। सलाह देने के हिसाब से भी क्या क्या उनको सलाह दी जाती है वो आप देख सकते हैं। सफाई की बात और एक दफनाने की बात। दफनाने के लिए कई हमारे साथियों ने कहा कि दफनाने के लिए कई लोग विरोध भी करते हैं। इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी हो जाए जिला कलेक्टर को और वो आगे गाइडलाइन जारी कर दें जिससे कि दफनाने में तकलीफ नहीं आए। ढंग से दफनाना भी मैं समझता हूँ कि ऐसे महामारी के वक्त में बहुत जरूरी होता है। और साथ में सफाई भी, मच्छर मक्खियाँ बैठती है तो अगर उससे फैलता है रोग। अगर साफ सफाई रहेगी तो मच्छर मक्खी भी कम होगी। स्प्रे कैसे हो, फॉगिंग कैसे हो, जेसीबी का प्रबंधन कितना हो सकता है। जहाँ जहाँ हर ब्लॉक में जरूरत नहीं होती है, पर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैं समझता हूँ जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को चाहिए जेसीबी का प्रबंधन करें और उसी रूप में इसको काम में लेवे। और राठौड़ ने उन्होंने दिया तो सुझाव 3-4 पंचायतें मिलकर के एक जेसीबी हो सकती है तो अच्छी बात है। इस प्रकार से हम लोग इस काम को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने नंदी सागर खोलने का निश्चय किया तो आप सोच सकते हो सरकार की मंशा गौवंश को बचाने की रही है हमेशा। देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जहाँ पर हमने गौशाला के लिए, गाय माता के लिए हम लोगों ने पहले बनाया, डायरेक्टर बनाया, अब उसको विभाग का रूप दे दिया। और 6 महीने के बजाय 9 महीने का अनुदान देना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय था। गौशाला प्रबंधक बहुत खुश है इससे, ये मुझे इस बात का मुझे एहसास है। वो भी इस काम में लगे होंगे। मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के इसको हम लोग बुलाना है। अच्छे बैठे हैं, इन्होंने इनके सामने घोषणा की थी आपने प्रोग्राम किया। सीकर में दिनेश गिरी जी महाराज जी बैठे हैं, फतेहपुर गौशाला में भी फतेहपुर गौशाला चलाते हैं। तो इनके सामने हमने घोषणा की थी 6 महीने से 9 महीने की। इनका आग्रह भी था, विशेष रूप से इनका आदेश भी था। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका आदेश माना गया और 9 महीने घोषणा करना बड़ा निर्णय था, वो किया गया। रामचंद्र भगवान जो अजमेर के हैं उन्होंने जो वैक्सीन की व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेयरी फेडरेशन और डेयरी की जो इकाई है डिस्ट्रिक्ट की, इनकी पैसे इनका कर्तव्य भी है। और देखिए इनसे पहले जैसा कि बताया 12 अटरू विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक पानाचंद मेघवाल ने आज सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा। राजस्थान में दलितों के साथ लगातार हो रही घटनाओं और हाल ही में जालौर में दलित छात्र की निर्मम हत्या से आहत विधायक पानाचंद ने इस्तीफा दिया। उनका कहना है राजस्थान में लगातार दलितों से मारपीट, हत्याएं हो रही हैं, जिससे आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन 75 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम, और 75 साल के बाद भी हमारे समाज की जो संकीर्ण विचारधारा है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने की अपेक्षा उन कुरीतियों को संबल देना चाहते हैं। एक मटके का पानी पीने से या घोड़ी पे चढ़ने से या कि मूछ रखने से किसी समाज का मान सम्मान कम नहीं होता है। लेकिन उसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों का अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में टीस आई है कि इस प्रकार के अत्याचारों को सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए जन क्रांति लाने के लिए मुझे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मैं मेरे विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं एक जन क्रांति पूरे राजस्थान में लाना चाहूँगा ताकि दलित समाज के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका जो दमन हो रहा है, उनका रक्षा कर सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले, देश को आजादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को नमन किया। पीएम मोदी ने आजादी के 100 साल पूरा होने पर विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही प्रण लिया 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, गुलामी की सोच से आजादी दिलाने का, विरासत पर गर्व करने का, एकता अखंडता कायम रखने का और कर्तव्यों के पालन का। Change and carry on, continue. और देखिए, जश्न आज़ादी की 5 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाल किले पर पहुंचे थे पीएम मोदी, उन्होंने झंडा फहराया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा हुई वो तस्वीरें देखने लायक थी। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये भारत ने सदियों से देखा हुआ है। जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है। वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद एक पहली घटना। और इधर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, उत्कृष्ट और विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। और देखिए, 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएमआर, अमर जवान, बड़ी चौपड़, पीसीसी, एसएमएस स्टेडियम में जश्न आज़ादी कुछ इस तरह सेलिब्रेट की गई। स्टेडियम में हमारी महिला पुलिस, हमारे जवान, होमगार्ड, जेल प्रहरी, एनसीसी कैडेट, एसटीडी, प्लाटून नंबर 2। सीएम का जो संबोधन रहा, उसकी जो बड़ी बातें हैं वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन युवा पीढ़ी को समर्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की मांग भी इस अवसर पर उठाई। खास बातों में उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, हमने लोकतंत्र कायम रखा। उन्होंने कहा विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं, आलोचना स्वीकार की जानी चाहिए, और साथ ही अभी आराम करने का वक्त नहीं है। 38,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन होता है।
शिक्षा में कहां से हम कहां पहुंच गए। आज शिक्षा में राजस्थान अग्रणी राज्य के रूप में उभर के आ रहा है। चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और मुझे खुशी है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों से ज्यादा हो गई है कॉलेजेस के अंदर। इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में आप देखिए, देश के अंदर हम नंबर 1 हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा है लाल किले की प्राचीर से हम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मॉडल राजस्थान का अपनाया गया है चिरंजीव योजना का, जिसमें आईपीडी ओपीडी तो फ्री है, प्राइवेट में भी और सरकारी अस्पताल के अंदर भी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। अभी कोरोना के अंदर लॉकडाउन में थे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, आईपैड नहीं था, लैपटॉप नहीं था। अब स्मार्टफोन मिलेगा तो घर घर के अंदर ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों के अंदर भी, परिवार के अंदर भी। वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने रिलेटिव से भी, वो समझ पाएंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है। गूगल के माध्यम से एक क्रांति आएगी। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे बना, मुस्लिम धर्म के नाम पे बना। आप देखिएगा धर्म के नाम पर जो मुल्क बनाने की बातें करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। जो धर्म के नाम पर उस वक्त में मजबूरी में बनाना पड़ा अलग राष्ट्र पाकिस्तान के नाम का, लोकतंत्र की हत्या, और साथ में इंदिरा गांधी के जमाने में 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अगर धर्म के नाम पर देश कामयाब होते होते तो भाषा के नाम पर अगर वहां टुकड़े हो सकते हैं एक धर्म के लोग होते हुए भी, आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मूल भावना है अम्बेडकर की दी हुई संविधान के अंदर, जिसमें लोकतंत्र की बात भी की गई है, समाजवाद की बात भी की गई है और सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। मुझे संत कबीर का वो कथन याद आता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी क्षमा है। विपक्ष भले ही निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन उनके सुझावों को शामिल करने पर गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। विपक्ष को दुश्मन मान लेना लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि इसी भावना के साथ में पूरे देश में हम लोग सब मिलकर के, हमको दुश्मन नहीं है आपस के अंदर, विचारधारा के आधार पर सरकारें बनती है, सरकारें चलती है और हम लोग उसको निभाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कोई गलती कर रहा होगा तो वो सुधार करेगा उसके अंदर, देश हित के अंदर। सीएम अशोक गहलोत ने अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया। सीएम गहलोत ने कहा, छुआछूत मानवता पर कलंक है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, लेकिन 20 सालों बाद ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को बड़ा दिल रखने की जरूरत है। इनको पूछो कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अगड़े पिछड़े हैं, आप छुआछूत को मिटाने की बात क्यों नहीं करते हो? आप 100 साल का आपका संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, जिस पे रोक लगाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, प्रतिबंध लगाया था आरएसएस के ऊपर। इन्होंने लिख के दिया था हम भविष्य में राजनीति नहीं करेंगे। आज वो क्या कर रहे हैं? आज बीजेपी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? भयंकर करप्शन हो गए देश के अंदर, कोई नाम लेने वाला नहीं, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे उस पर डाल रही है, एक तरफा डाल रही है। तो हालात इतने गंभीर हैं, इनको समझना पड़ेगा। आप अगर ईमानदारी से करना चाहते हो देश की भलाई, हिंदुओं की बात करना चाहते हो, हिंदू हित की बात करना चाहते हो, तो मेरा मानना है तुम पहले काम ये करो, छुआछूत मिटाने का अभियान शुरू करो। तुम खुद घरों में जाओ, शेड्यूल कास्ट के दलितों के साथ उनके साथ बैठ के उनकी थाली में खाना खाओ, साथ में खाना खाओ। नाटक करना बंद करो। बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं,
छुआछूत मिटाए, ओबीसी, एससी, एसटी भेदभाव खत्म करे, सबको एक समान करे हिंदुओं को, तब मालूम पड़े कि इनकी नीयत हिंदुओं के लिए है। मुकेश अंबानी को धमकी मामले में एक्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। रिलायंस के अस्पताल में धमकी भरी कॉल आई थी। 1-2 की संख्या में नहीं, 8 धमकी भरे कॉल अस्पताल में आए। ऐसे में अस्पताल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीमें गठित की, कॉल ट्रेस की गई और इसी के आधार पर एक संदिग्ध तक पुलिस पहुंची। एक संदिग्ध को पुलिस ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि कॉल करने वाले ने एनआईए और एटीएस को भी धमकी दी थी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुकेश अंबानी को धमकी मामले में ये बड़ा एक्शन है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच टीमें गठित कर दी थी और साथ ही कॉल ट्रेस करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई थी। कड़ियां जोड़ी गई और ये कड़ियां जोड़ते जोड़ते पुलिस को एक संदिग्ध तक लेकर पहुंची। उसे हिरासत में ले लिया गया है, उसे डिटेन किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।